11वें लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स करेंगे। देखो सबसे पहले समझो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स। आपकी क्लास 10th में 3 टर्म था, एनसीईआरटी जो लोग पढ़े होंगे 3 टर्म था, एक्सियोम, पोस्टुलेट्स और थ्योरम। क्या फर्क है तीनों में? थ्योरम को प्रूव करना रहता है, एक्सियम को हम लोग बस मान लेते हैं और पोस्टुलेट को भूल जाते हैं। नहीं, थ्योरम का बिल्कुल सही बोले। थ्योरम वैसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है, उनको मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है, जैसे थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। देयर इज अ वे टू प्रूव इट। उसको आप प्रूव कर सकते हैं बकायदा डायग्राम बना करके, इक्वेशंस लिख करके। मैथमेटिकली यू कैन प्रूव द थ्योरम्स। What about axioms? They are correct, but you cannot prove it. They are somewhat like definitions. जैसे point क्या होता है? Point एक ऐसा बिंदु है, point है, एक ऐसा geometrical shape है जिसका ना ही width होता है, ना ही length होता है, ना ही height होता है. This is point. This is an axiom. How can you prove it? There is no way to prove it. इसको आप prove नहीं कर सकते. ठीक? Now what about postulates? Postulates are some assumptions. Postulates are some assumptions on the basis of which we derive some equations, we study something. Postulates may be correct or may not be correct. Postulates सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। ये postulate के साथ जुड़ता है। Postulates क्या है? They are some assumptions जो कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स। मतलब वह पोस्टुलेट्स जो कि गैस के लिए दिया गया। और कैसे गैस के लिए? आइडियल गैस के लिए। कैसे गैस के लिए? आइडियल गैस के लिए। मतलब ये सारी बातें किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए। फॉर आइडियल गैस। तो इफ समवन विल आस्क यू व्हाट इज एन आइडियल गैस, कहेंगे आइडियल गैस वैसे गैसेस हैं जो कि इन पोस्टुलेट्स को मानते हैं। यहाँ जो पोस्टुलेट्स हम लिखेंगे उनको जो मानता है उनको हम लोग आइडियल गैस कहेंगे। और आइडियल गैस वैसे गैसेस हैं जो हम लोग गैस इक्वेशंस पढ़ते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल्वसैक्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, डाल्टन्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, इन सबको जो ओबे करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल गैस। और उन्हीं के लिए ये सब पोस्टुलेट्स। ठीक? लेकिन दुनिया में कोई भी गैस आइडियल नहीं है। दुनिया में कोई भी गैस आइडियल नहीं हो सकती। तो यहाँ पे 2 सवाल मन में होना चाहिए। पहला सवाल कि अगर कोई गैस आइडियल होता ही नहीं है तो हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? पहला सवाल तो सबसे पहले यही मन में होना चाहिए कि सर जब होपे नहीं करते तो काहे पढ़ रहे हैं, है ना? काहे इतना दिमाग खराब कर रहे हैं ना? ऐसा सब मान के बताइए, आप लोग फिजिक्स वाले पढ़ाते हैं, क्या काम इसका जब होपे नहीं करता? और दूसरा सवाल, जब होपे नहीं करता है, पढ़ भी रहे हैं, तो अप्लाई कब करेंगे? अप्लाई तो कर नहीं पाएंगे। बहुत तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में तबीयत ठीक है ना? इतना अनस्टेबिलिटी का है। मैक्सिमम एनर्जी पैसा से बहुत लेके नहीं ना, फीस उसने जमा कर लेने ना आया है, कर दिया। ठीक है। नहीं, कभी कोई बच्चा बहुत फीस लेके आता है कि पापा दे देते हैं कि जाओ बेटा गिन के देना, है ना? पापा लोग जान करके बहुत होशियार होते हैं। कभी कभी पापा मम्मी लोग क्या करेंगे, कभी कभी बेटा को जान के पैसा दे देंगे, जान के बोलेंगे आज हम नहीं जा सकते, संडे बहुत दिन से छुट्टी नहीं मारे हैं, लो पैसा तुम ही जाके दो। काहे? बहुत होशियार होते हैं। उसको सोचते हैं कि अच्छा बेटवा गिन के देगा ना, उसको फीलिंग है वो पैसा दे देना पड़ना है। हाँ, इसलिए तुम देखोगे जनरल कोचिंग में बच्चा बदमाशी नहीं करता, कर ही नहीं सकता। करेगा तो क्या होगा? करेगा अपना ही भविष्य बिगाड़ करेगा। स्कूल में बदमाशी करते हो ना, सब लोग करते होंगे, हम भी करते थे। कोचिंग में नहीं करता। काहे? सबको लगता नहीं यहाँ तो आए भाई पैसा उसे लेकर नहीं ना आए हो, तो ये अनस्टेबिलिटी का है। अब स्टेबल, नेट पोज 0। चलिए कहाँ थे हम लोग? तो जब 2 सवाल आपके मन में होना चाहिए, पहला कैसा पढ़ते क्यों है, और दूसरा अगर पढ़ लिए सर तो अप्लाई कहाँ करेंगे? फिजिक्स तो बिना एप्लीकेशन के होता ही नहीं। जो भी हम पढ़ेंगे उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करना होगा। और मेनली कहाँ अप्लाई करना होता है? केटीजी थर्मोडायनेमिक्स को तो ऑटोमोबाइल
इंजीनियरिंग, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही एक भाग होता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, वहां पे आपको ये अप्लाई करना होगा। जो हम लोग का कार का डिजाइनिंग होता है, बाइक का डिजाइनिंग होता है, उसका जो इंजन्स होते हैं, इन्हीं केटीजी और थर्मो पे काम करते हैं। कैसे काम करते हैं ये हम लोग आने वाले 1-2 लेक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। तो सवाल, ये 2 सवाल आपके मन में होना चाहिए। तो पहले सवाल का जवाब है कि कोई भी चीज को ना हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स करके स्टडी नहीं कर सकते। कोई भी चीज को बहुत कॉम्प्लेक्स करके स्टडी, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको आइडियल सिचुएशन मानते हैं और उसको स्टडी करते हैं और उसके बाद उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड करते हैं। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? पहले आइडियल मान लिए, कुछ चीजों के बारे में मान लिया, अच्छा ऐसा होता होगा मान लो, तो गैस को हम लोग क्या मान लिए? आइडियल है नहीं, मान लिया आइडियल, और आइडियल मान के चीजों को स्टडी कर लिए। अब जो चीजें आसान हो गई। अब आसान चीज में कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड करना पॉसिबल है, उसमें धीरे धीरे लेवल आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक ही साथ अगर डिफिकल्ट चीज उठा लेंगे तो क्या उसको स्टडी कर पाना पॉसिबल होगा? उतने सारे वेरिएबल्स को लेकर के, उतने सारी चीजों को लेकर के एक साथ हम लोग सोच नहीं पाएंगे। इसलिए अभी आपका फाउंडेशन तैयार हो रहा है इंजीनियरिंग के उस ब्रांच के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, जहां पे आप आइडियल मान के स्टडी कर रहे हो, लेकिन आगे चल के उसमें नॉन आइडियलिटी आप ऐड करते जाओगे। और उसका एक उदाहरण आपको केमिस्ट्री में मिलेगा, ठीक है। हालांकि वो चीज फिजिक्स में नहीं है, लेकिन हम कभी को पढ़ा देते हैं। वंडरवाल्स रियल गैस इक्वेशन, ये आपके केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे, और ये केमिस्ट्री की बुक में लिखा हुआ है, इसलिए केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाते हैं। हम लोग के सिलेबस में नहीं, इसलिए हम नहीं पढ़ाते, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे वो चीज पढ़ाने का। सर पढ़ाएंगे तो हम भी पढ़ा देंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि रियल गैस के लिए क्या इक्वेशन होता है, ठीक है, क्या चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला बात समझ में आ गया कि हम लोग चीजों को आइडियल मान के क्यों पढ़ते हैं? क्यों? ताकि कॉम्प्लेक्सिटीज कम हो, सिंपलर वे में हम लोग पढ़ के आगे निकल सकें। पॉइंट नंबर 2 कि पढ़ तो लिया आइडियल, अप्लाई कहां करेंगे? अप्लाई वहां करेंगे जहां आइडियल जैसा बिहेव करेगा। अब ये बच्चे बहुत बदमाश है, एकदम छठी हुई बदमाश, पल्लवी ना, पल्लवी एकदम छठी हुई बदमाश है, लेकिन अभी क्लास में आइडियल स्टूडेंट सब बैठी हुई है कि नहीं है? बोलो। मतलब कोई भी एक गैस ऐसा नहीं कि हमेशा रियल ही रहेगा, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो आइडियल जैसा बिहेव कर सकता है। तो आपको चाहिए सर वैसा सिचुएशन क्या होगा? तो इस बात को याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कभी पूछ दे कि in which situation the real gases behaves as ideal gas। इसका कंडीशन होता है real gases behaves as ideal at low pressure and high temperature, at low pressure and हाई टेम्परेचर। और इस बात पे बहुत सारे सवाल भी बनते हैं, आगे हम बताएंगे आप लोगों को सवाल, ठीक है। सो रियल गैसेस बिहेव्स एज आइडियल एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। बात को लिखना आराम से, टाइम देंगे। अब आ जाए हम लोग पोस्टुलेट्स पे। इसका हमारे एग्जामिनेशन से कोई ताल्लुकात नहीं है, एग्जाम में थोड़ी पूछेगा राइट द या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी, जैसे नहीं पूछेगा, लेकिन इसका आपके स्कूल के एग्जाम से बहुत लेना देना। ये चीज जो हम लोग लिख रहे हैं प्योरली किसके लिए लिख रहे हैं? स्कूल के लिए लिख रहे हैं, स्कूल में पूछा जाएगा, और स्कूल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल। लाइट कट गया क्या? ये सही से आ रहा है या पॉज कर दीजिए वीडियो को, अंधेरा हो गया, पॉज कर दीजिए। तो हम लोग पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस लिखने जा रहे हैं, और ये पोस्टुलेट्स आपके स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने आपको कहा था कि स्कूल के लिए जो इंपॉर्टेंट हो उसका अलग से करते चलो। क्या क्या स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट हम डिराइव करवा चुके हैं, बताओ कौन बताएगा? पल्लवी स्कूल बोलो, देखो कॉपी देख के बताओगे कि स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट करवाएं। सुरेंद्रनाथ में ना सब किसी को याद नहीं है। मेयर रिलेशनशिप सबसे पहले, हाँ, मेयर्स रिलेशनशिप C की माइनस CV इज इक्वल्स टू R। और सर आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क कर, सर आइसोथर्मल वो ग्राफ अच्छा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ाए थे क्या? नहीं ना, ठीक है, वो जब पढ़ाएंगे तो वो भी एक इंपॉर्टेंट, वो भी आता है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये दूसरा इंपॉर्टेंट, ठीक है,
इंपॉर्टेंट फॉर। चलिए पोस्टुलेट्स लिखिए, मेरे साथ लिख लीजिए पहला पोस्टुलेट, क्योंकि हम यहां नहीं लिखेंगे। पहला पोस्टुलेट लिखिए, ऑल गैस मॉलिक्यूल्स, all gas molecules are made up of, all gas molecules are made up of tiny spheres, tiny, T-I-N-Y, tiny spheres which are elastic in nature, which are elastic in nature। elastic in nature का क्या मतलब? तीन तरह का बॉडी होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे, इलास्टिक, प्लास्टिक और ब्रिटल। इलास्टिक किसको बोलते हैं? हाँ, स्ट्रेच कीजिए, फोर्स लगाइए एक लिमिट तक तो वो अपना शेप को चेंज करेगा, फोर्स को रिमूव कर दीजिए, वापस से अपने शेप को रिगेन करेगा, इलास्टिक बॉडी। प्लास्टिक किसको कहते हैं? फोर्स लगाइए, शेप चेंज होगा, लेकिन फोर्स के रिमूव होने पर वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, प्लास्टिक। और ब्रिटल किसको कहते हैं? सीसा। फोर्स जैसे ही लगाएंगे वो टूट जाएगा, इट विल ब्रेक। सबसे अच्छा इलास्टिक बॉडी मेटल्स, मेटल्स आर बेस्ट इलास्टिक। ये पढ़ेंगे, इसी हमारा एक चैप्टर है इलास्टिसिटी, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। मेटल्स बहुत अच्छे इलास्टिक होते हैं, ठीक है। आयरन नहीं, स्टील, स्टील बहुत अच्छा इलास्टिक मटेरियल होता है। और आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, रांची में पढ़ रहे हैं, तो आपको स्टील के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए। वी बिलोंग टू छोटा नागपुर बेल्ट, बहुत यहाँ कोल्स है और चारों बगल तो आपकी स्टील प्लांट्स है, जिंदल, झरिया, बोकारो, टाटा स्टील, वही जमशेदपुर टाटा स्टील, ठीक है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मेकॉन, इतना सारा तो है। खाली क्यों? स्टील क्या होता है? स्टील इज एन एलॉय। स्टील क्या है? किसका किसका? आयरन एंड कार्बन का, निकल रही आयरन एंड कार्बन का। अगर आयरन में 2% से कम कार्बन मिलाया जाए, उसके बाद तुम्हारे पापा बोकारो स्टील प्लांट में ना, तो बताओ, पता है स्टील किसको बोलते हैं? पूछना पापा से। आयरन में अगर 2% से कम कार्बन मिला दिया जाए तो उसको स्टील कहते हैं, और अगर 2% से ज्यादा कार्बन मिला दिया जाए तो उसको कास्ट आयरन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कास्ट आयरन। ये भी आपको आगे चल के पढ़ना होगा, जो लोग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग लोगे, तो वहां पे एक पेपर पढ़ना होगा मेटलर्जी का, जहां पे स्टील स्टडी करना है। खैर एनीवे, तो पहला पोस्टुलेट क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? टाइनी स्फेयर्स होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? ये पोस्टुलेट है, लेकिन ये बात सही है, ये बात सही है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज पता करते हैं कि ये बात क्या है? सही है, इसमें कोई खामी नहीं। दूसरा पोस्टुलेट, द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। The gas molecules are in random motion. The gas molecules are in random motion. Random motion का मतलब, कभी घर में रूम में मक्खी या मच्छर घुसा है, उसको मारने का कोशिश की हो भगाने के लिए, तो मक्खी का मोशन कैसा होता है? रेक्टिलिनियर की सर्कुलर की रोटेशनल, कैसा मोशन? रैंडम, किधर भी जा सकता है वो, यू डोंट नो, ठीक है। तुम जिधर जो इधर मारोगे तो उधर चला जाएगा, वैसे मोशन को रैंडम मोशन कहते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स भी ऐसा ही मोशन परफॉर्म करता है, ठीक। तो गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं। अब सोचो अगर कोई मॉलिक्यूल इधर उधर घूम रहा है, दूसरा भी तो इधर उधर घूम रहा होगा, और बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स घूम रहे होंगे, तो क्या होगा? आपस में भी कोलिजन होगा और वॉल से भी कोलिजन होगा। तो वॉल से जब कोलिजन होगा तो एक गैस मॉलिक्यूल आया, टकरा गया वॉल से, फोर्स लगाएगा, सारा मॉलिक्यूल मिलकर फोर्स लगाएगा, टोटल फोर्स लिखेंगे, एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा? उसी को हम लोग प्रेशर ऑफ गैस कहेंगे। कोई पूछे व्हाई गैसेस अप्लाई प्रेशर, क्या रीजन लिखेंगे? Because of random motion of gas molecules, the molecules collide with themselves as well as with the walls of container. The collision of gas molecules with the walls of container results in pressure and
फोर्स ड्यू टू गैस मॉलिक्यूल्स। ये लाइन लिखना है। तो आप लिख लिए होंगे दूसरा पोस्टुलेट में, द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, फुल स्टॉप, क्या बात आगे, फुल स्टॉप से आगे, बिकॉज ऑफ दिस रैंडम मोशन, because of this random motion, because of this random motion, comma, the gas molecules collide with each other, the gas molecules collide with each other and also with the walls of container, and also with the walls of container. And also with the walls of container. Full stop. The collision of gas molecules, the collision of gas molecules, the collision of gas molecules with the walls of container, with the walls of container results in pressure due to gas, results in pressure due to gas, results in pressure due to gas। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्रेशर कितना होता है इसको हम लोग डिराइव करते हैं, इसका डेरिवेशन हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप में से कोई कहीं सर करके दिखाइए तो हम आने वाले लेक्चर्स में उसको करके दिखा देंगे। जब लास्ट लेक्चर हो जाएगा ना थर्मो का, तो वो डेरिवेशन करके दिखा देंगे। हम लोग के फिजिक्स के बुक में है, लेकिन वो डेरिवेशन थोड़ा एजम्पशनल डेरिवेशन है, थोड़ा दिक्कत होता है उसमें, इसलिए अभी उसको नहीं कर रहा है। अंत में अगर कहोगे तो कर देंगे। स्कूल में कभी पूछ भी लेता है, कभी नहीं पूछता है, स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उसको कर देंगे। लेकिन अभी हम लोग बस उसका रिजल्ट लिख रहे हैं। ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है जब बॉल से टकराते हैं तो कितना प्रेशर लगाते हैं, तो इस प्रेशर का फॉर्मूला होता है Mn/3V into Vrms का स्क्वायर, Mn/3V into Vrms का स्क्वायर, Vrms का स्क्वायर। और इसमें ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीज है। स्मॉल m क्या है? स्मॉल m इज मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल का मास। कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, जितने कितने गैस हैं। और अगर मैं पूछूं Mn क्या है, तो M है एक गैस मॉलिक्यूल का मास, ऐसा ऐसा n गैस मॉलिक्यूल है, बाद में लिखना सब टोटल मास हो जाएगा। Mn क्या होगा? टोटल मास ऑफ गैस, जिसको हम लोग कहेंगे मास ऑफ गैस। तो Mn क्या है? बेसिकली मास ऑफ गैस। Mn क्या है? मास ऑफ गैस। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और वॉल्यूम ऑफ गैस। और Vrms क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड। यहां पे वेलोसिटी स्पीड में वो काइनेमेटिक्स वाला नहीं सोचना, एक ही चीज है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर स्पीड। हाँ बता दें। अब देखिए क्या है, समझते हैं जरा इस बात को। आपको क्या लगता है कि गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सब एक ही स्पीड से चल रहा है, अलग अलग स्पीड से? सबकी अपनी मर्जी है ना। तो अगर हम पूछें कि गैस मॉलिक्यूल्स का स्पीड कितना, तो बताना उसको कितना डिफिकल्ट होगा। एक एक गैस मॉलिक्यूल को पकड़ेंगे, बुला के पूछेंगे भाई बताओ तुम कितना चल रहे हो, फिर दूसरा से पूछेंगे, तीसरा से पूछेंगे, तो बहुत मुश्किल तुम लोग के लिए। इसलिए कोई एक वैल्यू तो होना चाहिए ना, जो एक वैल्यू हम बता सकें। तो वो एक वैल्यू निकाला जाता है कैलकुलेट करके एक्सपेरिमेंटली, ठीक। और वो कैसे कैलकुलेट किया गया वो मैं आपको बता रहा हूं। उसी वेलोसिटी को Vrms कहते हैं। हमने आपको बचपन में सिखाया था, बचपन मतलब शुरुआती लेक्चर्स में, कि अंग्रेज लोग क्या थे? उल्टा थे। वो लोग अंग्रेजी उल्टा लिखते हैं, हम लोग उसको सीधा पकड़ के पढ़ेंगे। तो ये उल्टा लिखा हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है। हम लोग पीछे से पढ़ेंगे क्या है ये? वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मान लो सब गैस, किसी का V1 वेलोसिटी हो, किसी का V2 होगा, किसी का V3 होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, सबका हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। चलिए कर देते हैं V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर,
V3 स्क्वायर, V4 स्क्वायर एंड सो ऑन, Vn स्क्वायर। मान लेते हैं n मॉलिक्यूल है तो Vn स्क्वायर। अब इनका क्या करना है? मीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन? एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? सबको ऐड कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो इसमें n होंगे जितने गैस मॉलिक्यूल है, कैपिटल N लिख देते हैं, उससे डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद क्या कर दीजिए? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? VRMS। समझ गए? पक्का? लेकिन अब ये करने नहीं बैठ जाना है, लेकिन हम क्यों बताएं ऐसा? हो सकता है कल को कहे कि एक गैस है उसमें 3 ही मॉलिक्यूल है, एक का वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, दूसरा का 2 मीटर पर सेकंड, तीसरा का 4 मीटर पर सेकंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस। तब तो निकाल सकते हो ना? 3 का देंगे तो निकाल लेंगे। अब 1000 होगा तो नहीं निकाल पाएंगे, 3 देगा तो निकाल लेंगे। अच्छा मान लो 1000 दे दे, लेकिन ऐसा दे जिसका ये फॉर्मूला हम लोग को पता हो, तब निकाल सकते हो। अगर कोई सीक्वेंस रहा तो निकाल सकते हो। तो याद करो एक स्पेशल सीक्वेंस सीखियो ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर। क्या होता है? n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। ऐसा सीक्वेंस तो दे सकते है ना? क्या बोलना चाह रहे फिर समझिए। हम लोग एक फॉर्मूला बचपन से सीखे हैं, ये चीज क्लास 5 में 6 में भी था। जो लोग 5-6 में कंपटीशन के लिए थोड़ा सा जागरूक हो गए तो हम लोग एक पुस्तक पढ़ते थे, विद्यासागर अंक गणित, है ना? विद्यासागर पब्लिकेशन का अरिथमेटिक का बुक आता था, उसमें ये फॉर्मूला हम लोग लिखते थे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर। तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर। ये पता है हम लोग को? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, याद रख लीजिए, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। अब ये मैं बता रहा हूं, ये मैथमेटिक्स का चीज है, ये मैथ्स है। अब इससे फिजिक्स कैसे बन सकता है? क्वेश्चन आने के लिए कहा कि देखिए एक तो गैस मॉलिक्यूल्स है, एक तो गैस है, उसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, पहले गैस का स्पीड कितना है? 1 मीटर पर सेकंड। दूसरे गैस का स्पीड, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, छठे का, ऐसा ऐसा 1000 गैस मॉलिक्यूल। ठीक, इसका बताइए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितना? ये निकालना आसान है। हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर, मतलब 1000 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 और उसका रूट, और ये वाला सम तो कर लेंगे इस फॉर्मूले से, n का वैल्यू 1000 रख देंगे तो सम आ जाएगा, और नीचे एक n कट भी जाएगा ये वाला ना, ठीक है? तो रूट निकाल लेंगे तो VRMS आ जाएगा। सर एक डाउट है कि सर जब वो वेलोसिटी का हम लोग का एवरेज ही निकालना है तो सर हम लोग उसका स्क्वायर और अंडर रूट क्यों करने जाएंगे? सर एवरेज निकालना है सबका, इसको एवरेज इसलिए बोले, एवरेज वेलोसिटी थोड़ी है, ये क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तुम्हारा सवाल ये हो सकता है कि सर ऐसा खतरनाक वेलोसिटी काहे निकालेंगे, एवरेज काहे नहीं निकाल लेंगे? ये सवाल पूछो ना, ऐसे पूछो कि सर VRMS काहे निकालते हैं, एवरेज काहे नहीं निकाल लेते? सीधा सीधा बचपन से सीखे थे मीन मीडियन मोड, तो मीन निकाल दीजिए, V1 plus V2 plus V3 and so on Vn। इतना खतरनाक टेस्ट तो कभी सीखे ही नहीं है, काहे निकालना है? उसका रीजन है, क्या रीजन है भी सिखाएंगे। पहले ये सीख के होता क्या है VRMS? पक्का VRMS का एक और फॉर्मूला होता है, वो भी लिख लेते हैं हम लोग। VRMS का एक और फॉर्मूला होता है और वो होता है अंडर रूट 3RT/m, अंडर रूट 3RT/m। VRMS कितना होता है? अंडर रूट 3RT/m। Now what is T? T is temperature in Kelvin, temperature in Kelvin। And what is M? Molar mass। What is capital M? Molar mass of gas। And R is universal gas constant। कितना लेंगे इसका वैल्यू? अब यहां आप बाउंडेड हो कि आपको 8.314 मतलब 25/3
3 ही लेना है जूल पर मोल केल्विन। यू कैन आस्क मी व्हाई सर, ऐसा क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो आप मीटर पर सेकंड में निकालोगे ना, मतलब वो ऐसा यूनिट है, इसलिए आप इसी वाले में मतलब यही लिखोगे 25 बदल। इसमें एक गलती होता है निकालने में, उस गलती को सीखिए। जैसे अगर हम सवाल पूछें, एक एग्जांपल दें आपसे और पूछे कि फाइंड VRMS ऑफ ऑक्सीजन एट 300 केल्विन, क्या पूछे? ठीक है, अगर मैं अभी क्वेश्चन पूछ दूं और मैं ना बताऊं, मैं सिर्फ ये कह दूं कि फॉर्मूला लगाओ, आई कैन बेट यू मैक्सिमम लोग गलत करो। फॉर्मूला लगाते हम गलती करते हुए ट्राई कर लिया जाए क्या? देखो क्या होगा फॉर्मूला, VRMS इक्वल्स टू 3 वी नो, R वी नो, T वी नो 300 केल्विन, M इज नोन मोलर मास ऑक्सीजन का। फिर भी तुम लोग गलत निकालो, निकाल के देखो। चलो पॉज कर दीजिए भाई, जब तक टाइम दीजिए आप लोग। हाँ लिखिए। चलिए बस इसमें एक ही गलती होता है, आंसर 500 के आसपास होना चाहिए। इसमें गलती क्या करोगे तुम लोग? मोलर मास ऑक्सीजन कितना होता है? 32 ग्राम। O2 का 32 ग्राम होता है, ये होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब यहां लिखेंगे VRMS हम लोग निकालेंगे, तो VRMS क्या लिखेंगे? √3RT/m। हमने क्या कहा, सब चीज आप असाइनमेंट में लिखिए, तो 3 इंटू R का वैल्यू कितना? 25/3 ले लो, T का वैल्यू 300, सब चीज असाइनमेंट में है। मोलर मास कितना लिखोगे? 32, 32 ग्राम है, केजी में कितना लिखेंगे? 10³ ऊपर लिख देते हैं, नीचे लिखना होगा 10³ तो ऊपर लिख देते हैं, ठीक। ये गलती होता है, गलती नहीं करना है। अब देखो समझो, ये 3 कट गया, थोड़ा सा रूट लेने सीखिए आप लोग, आता है रूट निकालने? बस हमसे सीख लो। देखो ये 2 0, ये 2 0, 4 0 हुआ ना जी, 4 0 का रूट कितना? 2 0 100 मतलब, और ये 25 का रूट कितना? 5। तो बाहर निकालिए, तो 500 बाहर, अंडर रूट, इधर क्या बच गया? यहाँ पे 3 बच गया, और यहाँ पे 10 बच गया। तो 2 से ये 5 बार में, 2 से ये 16 बार में, 16 बाहर निकाल लेते हैं, तो 4 बन के बाहर निकल गया, 5 बचा रह गया, है ना? ये काटो 125 और ये √15। अब √15 या तो याद ना चाहिए आपको, याद कैसे रहेगा? √3 तो याद होता ही है, 1.732, और √5 2.23 बताए थे। √5 अगर नहीं भी याद है तो आप ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो। √15, 16 का रूट होता है 4, तो 15 का रूट 4 से थोड़ा कम होगा। कितना होगा अगर याद करना है तो 1500 का रूट सोचो। सब लोग मुझे कौन सोचेंगे? 1500 का रूट नहीं याद है, 1500 के आसपास सोचो। अच्छा 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। उसके आगे बढ़ो, 31 का 961, वेरी गुड। 32 का 1024, 33 का 1089, 1089, 35 का 1225, 1225, 36 का 1296, 1296, 37 का 1369, 1369। याद करना है भाई। 38 का 38 का निकाल लो, निकालने नहीं आता, तुमको सिखा देते हैं। 38 50 से कितना कम? 12, तो बरबारे 44 से 44, एक कम, 38 का आधा 19, एक 20। नहीं सॉरी, 38 का 12 माइनस तो किए नहीं, 12 माइनस करेंगे तो 26, 26 का 13, 13 14 44, 38 का 39 का 11 कम तो 121, 11 कम तो 28, आधा 14, 1521। बता देते, भुला गए तो देखो हम लोग को 1500 का चाहिए ना, 1500 का। हम ये सब इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आप अप्रोक्सीमेशन भी करें तो एग्जैक्ट तक पहुंच सके। बहुत मेहनत नहीं करना होगा अगर आप
ये सब मैथमेटिक्स जो बेसिक बचपन में सीखे थे वैदिक मैथ्स वो आपको याद रहे। तो 1444 और 1521 ये होता है 38 का और ये होता है 39 का। तो 39 से तो 1500 से ज्यादा आ गया ना, मतलब अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट भी लेंगे तो 3.85 लेंगे। देखो कितना खतरनाक अप्रोक्सीमेशन पे पहुंचे। तो नीचे 4 था ही काट दो। क्या 500 में 4 तो था ही, तो 4 से अप्रोक्सीमेट काट सकते वो तो 15 पे 16 ही मान लेते फिर। हम इतना एग्जैक्ट जाना चाहते हैं, हम इतना एग्जैक्ट जाना चाहते हैं। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 485 मीटर पर सेकंड आएगा, 485 मीटर पर सेकंड। ये आंसर है 485, 490, 500 भी चलेगा। अप्रोक्सीमेटली 4 लेते तो 500 के आसपास, क्योंकि अगर ऑप्शन थोड़ा नजदीक नजदीक हुआ तो कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि उतना अप्रोक्सीमेट सीखें आप। चलिए ये सीखे वीआरएमएस। अब लोग इस सवाल पे आते हैं कि सर वीआरएमएस ही काहे निकाले, बाकी काहे नहीं निकाले, एवरेज काहे निकाले। अच्छा अगर हम पूछते हैं एवरेज कैसे निकालेंगे, बताइए कैसे निकालेंगे एवरेज। सर v1 + v2 + v3। हाँ, तो वी एवरेज कैसे निकालेंगे, v1 + v2 + v3 एंड सो ऑन vn/m। कल को आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा जा सकता है, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो 50 भी है तो आप ऐड कर लोगे, ऐड नहीं कर पाओगे। 3 4 5 6 7 9 8 12 15 27 50 को दे दे ऐड करो, देंगे नहीं लेकिन ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। डिवाइड बाय एवरेज निकालना आसान है, इसको भी निकाला गया एक्सपेरिमेंट, और इसको निकाले तो ये आता है v एवरेज √8 RT/πm, 8 RT/πm। अभी सब तुम लोग मत सोच सकते सर जोड़ते जोड़ते पाई कैसे आ गया। अरे भाई एक्सपेरिमेंटली सबको कैलकुलेट किया गया, फिर टेम्परेचर के फॉर्म में उसको लिखने की कोशिश किया गया कि अप्रोक्सीमेटली कितने के आसपास आ जा रहा है, तो वो ऐसे आया है। ठीक है, उसके सोच में मत लग जाना कि कैसे आ गया, इतना होता है बस, इतना याद है। ये एवरेज हुआ। फिर कुछ लोग बोले कि सर मीन तो पढ़े थे बचपन में, मोड भी तो पढ़े थे। मोड मतलब जो चीज बहुत बार रिपीट हो। तो गैस में भी देखा गया कि एक स्पीड है जो कि मोस्ट प्रोबेबल है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी गैस की वेलोसिटी होने का क्या है, उसको बोला गया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये क्या था, एवरेज स्पीड। ये क्या था, दूसरा कौन सा स्पीड बताया गया, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उसको VMP कहते हैं, VMP। और ये होता है √2 RT/m, √2 RT/m। ठीक, आपसे कोई भी स्पीड पूछा जा सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है, VRMS, क्योंकि सिर्फ एक स्पीड बताना हो तो VRMS ही सबसे एक्यूरेट होता है। सवाल है ऐसा क्यों, सवाल है ऐसा क्यों, क्योंकि दुनिया में हर कुछ एनर्जी से रिलेटेड, दुनिया में हर कुछ एनर्जी से रिलेटेड होता है। ठीक, आप बिजली का बिल देते हैं तो किस चीज का बिल देते हैं, करंट का कि वोल्टेज का कि एनर्जी कंजम्पशन का, एनर्जी कंजम्पशन। ऐसा थोड़ी कहते हो कि बिजली मतलब इलेक्ट्रिक करंट, तो पावर प्लांट वाले तुम इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन फ्लो करके, इलेक्ट्रॉन तो क्लोज सर्किट में फ्लो करता है करंट, तो जितना करंट आया घूम के उतना करंट तुम्हारे पास तो चला ही गया, तो कहां से का पैसा देंगे, बोलते हो ऐसा। आर यू गेटिंग अ पॉइंट, क्या कहना है, व्हाट इज करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई जितना इलेक्ट्रॉन पावर प्लांट से फ्लो आके आया वो तो चलेगा ही, चला ही गया उतना, वही ना फ्लो करता है। तो बोलोगे ऐसा कि तुम जितना इलेक्ट्रॉन दे ले लिए, पैसा नहीं देंगे, नहीं ना, बट यू हैव कंज्यूम्ड द एनर्जी, एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन का ही पैसा देता है। सिमिलरली अगर हम पूछे गैस का एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी कितना है, सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², हाफ m। तो कौन सा वेलोसिटी रखने से काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाए, जितना उसका होना चाहिए उतना आ जाए। तो जब ऐसा रखे, देखिए VRMS से ही आया, किससे आया, इसका मतलब सबसे, अगर एक स्पीड पूछना हो तो कौन सा स्पीड बोलेंगे, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी के हेल्प से काइनेटिक एनर्जी जितना होना चाहिए उतना आ जाता है। गॉट इट, समझ गए ना, ओके।
तो आपके सारे सवाल का जवाब मिल गया. What are we discussing? Postulates of kinetic theory of gases. We discussed that the gas molecules are made up of tiny molecules that are spherical in shape and elastic in nature. The gas molecules, because of their random motion, collides with each other and also with the walls of container. The collision of these gas molecules with the walls of container results in pressure due to gas, and this pressure is given by the expression P is equals to Mn by 3V into V RMS square. This equation is particularly known as kinetic gas equation. This equation is particularly known as kinetic gas equation. And it says pressure is equals to Mn by 3V into V RMS square. What is small m here? Mass of one gas molecule. Mass of one gas molecule. What is N? Capital N, number of gas molecules. What is capital V? Volume of the container in which the gas has been kept. That is the volume of gas. क्योंकि हम लोग सीखे हैं कि volume of gas means the volume of container in which it is kept. What is VRMS? Root mean square velocity. And we discussed how it was calculated. And what is the basic formula for VRMS? Under root 3 RT by N. ठीक है? We discussed why we take VRMS only. Because of VRMS we can get exactly same kinetic energy of gas, not from the most probable speed or average speed. However, we know the formula of average speed, that is under root 8 RT by pi m, as well as most probable speed under root 2 RT by m. आपके लिए होमवर्क है. हाँ बताओ. Most probable speed. What is that? Maximum most probable speed means कि गैस का अगर हम ऐसे ही रैंडमली चूज करें तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी कौन से स्पीड के फाइंड करने का है, उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं. मैक्सवेल ने कैलकुलेट किया था. देयर वाज अ फिजिसिस्ट जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, उसने इसको कैलकुलेट किया था कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है. उसने सारे गैसेस का एनर्जी का ग्राफ बनाया. मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसको. उन्होंने पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया और देखा कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के आसपास बहुत सारा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है. उसी वेलोसिटी को उसने क्या कह दिया? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. मतलब वह स्पीड जो मैक्सिमम गैसेस के पास मिले. लेट्स सपोज 50 मीटर पर सेकंड, वो 10, अगर 10 मॉलिक्यूल है तो 5 6 7 के पास वही मिल गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. इसको आप पहले फिजिक्स के मैथमेटिक्स के भाषा में मोड कहते हैं, जो चीज बार-बार रिपीट होता है ना. आपके लिए होमवर्क है कि आपको इन तीनों स्पीड का रेशियो बताना है. What is the ratio of VRMS is to V most probable speed is to V average. इसका एक रेशियो होता है. ये आपके NCERT में ढूंढिए, किसी बुक में ढूंढिए और ढूंढ करके ये लाना है. वैसे ही कर सकते हो. सब कट जाएगा, बचेगा यहाँ √3, यहाँ क्या बचेगा? अंडर रूट 8 बाय पाई, यहाँ पे √2. लेकिन मुझे इस फॉर्म में नहीं चाहिए, पॉइंट के फॉर्म में एग्जैक्ट चाहिए. और वो याद रखना, मुझे याद नहीं है, आपको लेकिन याद रखना है. केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. केमिस्ट्री पंकज सर लिखवाएंगे वैसे वो, लेकिन आपको ऐसे याद रखना है. ठीक है? काहे रूट कटेगा? एवरेज लेने से रूट थोड़ी होता है. नहीं भाई, अभी और पोस्टुलेट, अभी दूसरा पोस्टुलेट पे इतना बात डिस्कस किए. आपको एग्जाम में आएगा तो आपका दूसरा पोस्टुलेट लिख लीजिएगा. दूसरा पोस्टुलेट और ये इक्वेशन. ठीक, बाकी हम बहुत सारी बातें इसमें बताएं, समझाएंगे ना इसको क्या होता है. अभी और समझाएंगे. दूसरा पोस्टुलेट खत्म कहाँ हुआ है? इतना बड़ा बोर्ड में भी लिखने के लिए कहाँ लिखे हैं? कुछ नहीं लिखे. अभी भरेंगे, ये सब जगह खाली नहीं रहेगा. उधर उधर ये सब खाली नहीं रहेगा. क्या टेंशन ले लो. चल इतना लिखो, पॉज कर दिया जाए भाई. तो VRMS के बारे में एक दो बात और चर्चा कर लेते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल पूछा जाएगा. VRMS का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे? अंडर रूट 3 RT by m. पहला पॉइंट ये डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इस फॉर्मूले से रिलेटेड कि अगर कोई सेम गैस है लेकिन उसका VRMS दो अलग अलग टेम्परेचर पे चर्चा किया जाए. सेम गैस मतलब मोलर मास क्या हो गया? सेम हो गया. 3 तो कांस्टेंट है, R भी मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉर सेम गैस
for same gas at two different temperatures. For same gas at two different temperatures. तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे कि Vrms is directly proportional to root. Therefore, Vrms1 by Vrms2 is equals to under root V1 by V2. इस पे अभी रिसेंटली पिछले साल ही सवाल आया था जेईई मेंस में, इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट। ठीक है, सेम गैस लेकिन दो अलग अलग टेम्परेचर, समझ गए? सीधा सा इस पे क्वेश्चन रहेगा कि एक गैस है, उसका इतने टेम्परेचर पे Vrms इतना है, तो इतने टेम्परेचर पे कितना होगा, या इतना Vrms कितने टेम्परेचर पे होगा, समझ रहे ना? ये इतना कितना से कंफ्यूज नहीं ना। लेकिन एक बात में दिक्कत कीजिए, जब भी टेम्परेचर लिखिएगा हमेशा क्वेश्चन दे के डिग्री सेल्सियस में देगा। कभी बच्चा क्वेश्चन इतना चालाक होता है, बच्चा को देखते देखते आ जाता है 300 केल्विन का, तो क्वेश्चन लिख देगा 300 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन क्या लिख देगा, और तुमको फीलिंग आएगा अंदर से 300 लिखोगे तो कट जाएगा तुरंत, है ना? और क्या है, रेशियो ही तो है, रेशियो ही तो है। यूनिट चेंज करने का सर ऊपर भी डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे, नीचे भी, तो क्या दिक्कत है, कट ही जाएगा। टेम्परेचर दुनिया का इकलौता फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें यूनिट कन्वर्जन के लिए ऐड करना पड़ता है, और इसीलिए बाकी सब में आप चलेगा कुछ भी लिख दो रेशियो में, लेकिन टेम्परेचर में आप कुछ भी, फीलिंग कितना भी हो डिग्री सेल्सियस वाला, लेकिन दिमाग को सोचना है। वो आजकल लाइव चलता है, जल्दी करेंगे, जल्दबाजी आओ, गूगल पे वाला ध्यान देना। ठीक है, T1 by T2 टेम्परेचर किसमें लिखना है, केल्विन में। मैं आसान इस फॉर्मूले में क्या फंसा सकता है, तो वही छोटा सा चीज में फंसाएगा। टेम्परेचर देगा 300 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस, तुम 300 by 500 लिख के 0 0 काट दोगे, 3 by 5 खुश, और ऑप्शन में भी रहेगा, मार के निकल दोगे, बस का -1। जबकि होना क्या चाहिए था, 300 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करोगे तो 573, नीचे पे 773, फिर उसको अप्रोक्सीमेटली लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा इसी में पूछा जा सकता है कि अब कहे दो अलग अलग गैस है, दो लेकिन टेम्परेचर वहां से, दो अलग अलग गैस है लेकिन उनका, आप कुछ ऐसा हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता, दो अलग अलग कंटेनर में रखेंगे टेम्परेचर सेम, या एक ही कंटेनर में रख देंगे तो अलग अलग गैस है लेकिन टेम्परेचर सेम। इस बात पे भी सवाल पूछा सकता है। ठीक, तो टेम्परेचर सेम है फॉर टू गैसेस, हम क्या बोल रहे हैं, फॉर टू गैसेस एट सेम टेम्परेचर। तो इस बार टेम्परेचर सेम है लेकिन गैस क्या है, दो गैस है, तो टेम्परेचर सेम होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट लेंगे, लेकिन मोलर मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये Tr3 सब कांस्टेंट हो गया, तो इस केस में क्या कहेंगे, Vrms is inversely proportional to square root of molar mass. This expression is known as Graham's law. Graham's law of diffusion and effusion. Graham's law of diffusion and effusion. तो समझिएगा जरा ध्यान से, what is Graham's law? Graham's law says the rate of diffusion or effusion. Rate का मतलब Vrms. जब भी कहीं गैसियस स्टेट में वर्ड मिल जाए रेट, तो रेट का मतलब Vrms समझिएगा। क्या समझिएगा? It says the rate of effusion or diffusion is inversely proportional to square root of molar mass, है ना? First of all, what is diffusion? Intermixing property of gas. अभी हम intermixing property of gas. अभी हम अच्छा परफ्यूम लगा के आए, आप लोग सबको सेंट जाएगा नहीं जाएगा, बोलो? तो वो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जो परफ्यूम का गैस मॉलिक्यूल है, वो बहुत आसानी से दूसरे एयर में जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन से मिल सकता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इफ्यूजन क्या होता है? लीकिंग प्रॉपर्टी ऑफ गैस। लीकिंग प्रॉपर्टी ऑफ, लीकिंग प्रॉपर्टी समझते हैं? एक मान लो सिलेंडर में गैस है और उसमें होल है छोटा सा,
पिन हो, गैस बाहर निकलेगा ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीकिंग प्रॉपर्टी। ठीक, इसको क्या नाम दिया गया है, डिफ्यूजन। तो अब सोच के देखो, एक सिलेंडर है, एक कंटेनर है, जैसे हम ये एग्जांपल करा ही देते हैं जो पिछले साल जेईई मेंस में आया हुआ है, क्या आपके बुक में भी होगा, जेईई मेंस 2019 में आया हुआ है। डेटा हम थोड़ा याद नहीं है, लेकिन भावना वही है ना, मतलब क्वेश्चन वही है, डेटा हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, ऑक्सीजन की जगह हम नाइट्रोजन ले लें। तो क्वेश्चन था कि एक कंटेनर में दो गैस है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा मान लेते हैं ऑक्सीजन ले लेते हैं या नाइट्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, एक ही कंटेनर में है, तो दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम। क्या हो जाएगा, कहेगा नहीं कि सेम टेम्परेचर है, लेकिन होगा। आपसे पूछ रहे, बताइए VRMS हाइड्रोजन बाय VRMS नाइट्रोजन कितना होगा, इसका रेशियो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो सेम टेम्परेचर पे है तो बताओ क्या फॉर्मूला लिखोगे, VRMS 1 अगर यहां है तो उसका मोलर मास कहां होगा, ऊपर होगा, इसका मोलर मास कहां है, देखो, मतलब VRMS H2 बाय VRMS N2 क्या फॉर्मूला लिखेंगे, अंडर रूट मोलर मास ऑफ N2 बाय मोलर मास ऑफ क्रॉस में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। समझ में आ रहा है विवेक, नहीं समझ में आया विवेक, मोलर मास देखो यहां टेम्परेचर कहां था, ऊपर में, तो इसलिए 1 था तो 1, 2 था तो 2, उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऊपर में है ना, तो 1 था तो 1, 2 था तो, ये कैसा है, ऊपर में कि नीचे में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब यहां 1 तो यहां 1 लिखेंगे, यहां हाइड्रोजन तो यहां हाइड्रोजन, यहां नाइट्रोजन। बताओ मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28 ग्राम, हाइड्रोजन का 2 ग्राम, तो ग्राम ग्राम कट जाएगा 14 रूट 14। अब रूट 14 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताओ, 1400 का सोचेंगे तो अभी बताया था ना, 37 का कितना होता है, 1389, 1389, 13 ये होता है 37 का, 3.75 अप्रॉक्सीमेटली। 38 का था 1444, 1444 है ना, 3.7, ठीक है, समझ गई बात। हाँ, तो इसी में इसी क्वेश्चन को देखो ऐसे पूछ सकते हैं कि ये कंटेनर है, इसमें एक छोटा सा होल कर दिए, तो किस रेट से दोनों गैस निकलेगा, उसका रेशियो क्या होगा, रेट ऑफ इफ्यूजन का रेशियो क्या होगा। रेट ऑफ इफ्यूजन मतलब VRMS 1 बाय VRMS 2, वही उसी को इफ्यूजन भी बोलते हैं, उसी को डिफ्यूजन भी बोलते हैं। रेट का मतलब होता है VRMS, समझ गए, पक्का। क्या बोलते हैं इसको, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन भी निकलता है, तो उसी से डिफ्यूजन निकलता है, दोनों अलग अलग प्रोसेस है भाई, दो चीज, दो गैस मिक्स किया तो इस मिक्सिंग के रेट को डिफ्यूजन कहते हैं। तो अगर डिफ्यूजन का रेशियो पूछे, रेट ऑफ डिफ्यूजन का, तो भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, VRMS 1 बाय VRMS 2 ही निकालेंगे। अगर किसी कंटेनर में होल कर दिए तो वहां से गैस मिक्स नहीं करेगा, वहां पे मिक्स किया हुआ है गैस, वो क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो उसको कहेंगे रेट ऑफ इफ्यूजन, तो वहां भी VRMS 1 बाय VRMS 2 ही निकालेंगे, सेम फॉर्मूला। सर अगर 2 से ज्यादा गैस मिक्स कर रहे हैं तो नहीं, दो ही गैस, तो नहीं, दो ही गैस के लिए। फिर अगर 3 गैस होगा, 4 गैस होगा, तो फिर VRMS 1 इज प्रोपोर्शनल टू रूट m, उसके लिए रूट 2 m2 फिर m3, तो उसका रेशियो अलग अलग करके निकालना पड़ेगा कि 1 का 2 के साथ कितना है, 2 का 3 के साथ कितना, फिर 3 रेशियो 4 रेशियो जो बचपन में पढ़ते थे वैसे करना। 2 के लिए राइट कर सकते हैं, 2 के लिए पूछेगा। अगला बात, अभी ये भी बोले कि VRMS का ही रिलेशन किससे होता है, काइनेटिक एनर्जी से। सो कल को वो आपसे पूछ सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। याद रखना, काइनेटिक एनर्जी इज मोस्ट कंफ्यूजिंग वन। काइनेटिक एनर्जी इज, अभी मैं बता रहा हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, आगे चल के मैं बताऊंगा काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तो अलग अलग चीज है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का क्या मतलब कि एक एक गैस का काइनेटिक एनर्जी लिखे होंगे और सबको जोड़ दिए होंगे, बोलो समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं। एक एक गैस का काइनेटिक एनर्जी लिखे होंगे, उसको, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ठीक।
दूसरा होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। उसमें क्या किए होंगे, सबका काइनेटिक एनर्जी लिखे होंगे, जोड़े होंगे, फिर उसका एवरेज भी लिए, दोनों अलग अलग चीज है ना, वो आगे पढ़ाएंगे, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, वहां पे वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन जब पूछेगा तो लैंग्वेज पढ़ लेना कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल पूछा है। इस बात में ध्यान रखोगे, इसमें दिक्कत होता है, पर मतलब उसमें ये वाला लगा दिए, इसमें वो वाला लगा दिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम डिस्टिंक्शन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस एंड वो क्या वो मिलेगा आगे, काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, और उसमें एक और वर्ड यूज ऐड हो जाएगा, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना होता है, तो 2 के लिए कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ऐड हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन याद रखना कि ये चीज 2 बार मिलता है। इसलिए जब भी काइनेटिक एनर्जी का सवाल पूछेगा तो सजग होगी भाई कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गैस का इधर है, आगे हम लोग पढ़ेंगे पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में, अगले लेक्चर में शायद वहां पहुंच जाए या उसके बाद वाले लेक्चर में। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज वेरी सिंपल। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ इनटू मास ऑफ गैस इनटू इसका स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं हाफ मास ऑफ गैस, अभी लिखे थे mn इनटू vrms स्क्वायर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हाफ इनटू mn और vrms स्क्वायर। पहले तो समझिए कि vrms स्क्वायर को पढ़ते क्या है, क्योंकि इस पे भी सवाल पूछा जाता है और ये सवाल एचसी वर्मा में पूछा गया है। अगर हम पूछे बताइए कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन मतलब vrms टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, बोलो तो जी, प्रोपोर्शनल टू रूट टी, है ना। सुनिए ध्यान से, यहां हम बता रहे हैं व्हाट इज vrms, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, है ना जी। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक। अगर हम इस रूट को इधर भेजें तो रूट को उधर भेजोगे क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी टी स्क्वायर नहीं, टी हो जाएगा, रूट रूट कट जाएगा, क्या हो जाएगा, टी। उसको हम लोग पढ़ेंगे मीन स्क्वायर स्पीड, क्या पढ़ेंगे, मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब होता है vrms का स्क्वायर, और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, टी के। समझे वर्ड के साथ कैसे खेला करेगा, समझ में आ रहा है, ध्यान देना वर्ड्स पे। रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, मीन स्क्वायर स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू टी, कैपिटल टी मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर जब भी लिखना है किसमें, इसलिए हम हमेशा कैपिटल टी लिखते हैं, कैपिटल टी का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, स्मॉल टी का मतलब टेम्परेचर इन, समझ में आ रहा है ये बात। तो vrms स्क्वायर लिखो, vrms स्क्वायर क्या लिखोगे, 3RT/m, बोलो कोई दिक्कत, अच्छा गौर से देखना, ये क्या लिखा हुआ है, गिवन मास, और ये क्या लिखा हुआ है, तो गिवन मास बाय मोलर मास इज मोल, गिवन मास बाय मोलर मास इज, तो क्या मैं इसको लिख दूं 3/2 nRT, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस होगा। तो क्या मैं यहां से ये भी कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ गैस। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस एट फर्स्ट टेम्परेचर बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस एट सेकंड टेम्परेचर इज इक्वल टू T1/, इस रेशियो पे भी सवाल बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, बोलो मित्रों बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना जी, वेरी गुड। अब ये भी तो पढ़े थे nRT इज इक्वल टू क्या होता है, इसको 3/2 PV भी लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बोलो मित्रों लिख सकते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का ऐसा ही फॉर्मूला पूछा सकता है। अच्छा कल को वो ऐसे ही पूछ सकते हैं उल्टा, ये तो काइनेटिक एनर्जी प्रेशर के टर्म में हुआ, अगर हम प्रेशर पूछे आपसे, इसको इधर भेज दो, बोलो तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या बोलोगे, 2/3V, 2/3V इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ,
कभी कोई काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस को K बोलेगा, कैपिटल इसको क्या बोलेगा K। P इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, हम इससे लिख दिए ताकि आपको दिखे कि हाँ ऐसा एक्सप्रेशन देखा देखा लग रहा है, ठीक। तो ये सारी बातें VRMS से पक्का, इतना बात याद रखिएगा। और इसी के साथ हम लोग सेकंड पोस्टुलेट पढ़ लिए, ठीक। सेकंड पोस्टुलेट से रिलेटेड एक जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले पे इतनी बातें थी, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट आपको अगर एग्जाम में लिखना है, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन, तो आप पहला लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा, फिर जो तीसरा अगले क्लास में लिखाएंगे वो लिखिएगा, फिर चौथा लिखिएगा, पांचवा लिखिएगा, छठा खत्म, ठीक। तो बाकी लिख दें जल्दी जल्दी, बाकी पोस्टुलेट्स लिख देते हैं, आसान रहेगा, समय हो जाता है क्या, तो अभी तो समय बचा हुआ है, तो बचा हुआ लिख लेते हैं आराम से। तीसरा पोस्टुलेट, चलिए तीसरा पोस्टुलेट लिखें, छोटा छोटा है तीसरा, पहले पॉइंट लिख लो, तीसरा पोस्टुलेट लिख लो, चौथा लिख लो, पांचवा, फिर ये सब लिख लेना, फॉर्मूला है ना, ये तो कहीं भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं होगा, लिखो तीसरा, नहीं तीसरा पोस्टुलेट लिखो, तीसरा पोस्टुलेट लिखो, the gas molecules has actual volume negligible actual volume, the gas molecule has, ये तो लिखे, क्या लिखे, the gas molecules has actual volume negligible compared to the volume of the gas, that is volume of the container, क्या मतलब इसका समझते हैं, repeat, the gas molecules has actual volume, I'm repeating it, the gas molecules has actual volume negligible as compared to the volume of the gas, that is the volume of container, समझिएगा। जैसे देखो ये कंटेनर है और इसमें गैस मॉलिक्यूल है, तो गैस मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर रहेंगे, इस गैस से पूछे भैया तुम्हारा क्या वॉल्यूम, बोलेगा हम तो पूरे कंटेनर में छाए हुए हैं, तो मेरा वॉल्यूम किसके बराबर, कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर। तो अगर हम पूछे वॉल्यूम ऑफ गैस, तो वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, लेकिन अगर सही में इस गैस मॉलिक्यूल से पूछा जाए, तेज बनते हो जी, हैं पूरा वॉल्यूम चेक के रखा है, इधर आओ, एक गैस मॉलिक्यूल को पकड़ेंगे और पकड़ के यहाँ रख देंगे, दूसरा को भी पकड़ेंगे, पकड़ के उसके बगल में रख देंगे, तीसरा को भी उसके बगल में, चौथा को भी, ये होगा एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, है ना, ये होगा एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये नेग्लिजिबल नहीं है उसके कंपैरिजन में, तो एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है वो गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। लेकिन ऐसा तो तभी होगा जब कंटेनर भी बड़ा होगा। अब मान लो कंटेनर भी हम इतना सा ले लें, क्या तब ऐसा होगा? तब तो नहीं होगा ना। नहीं, कोई भी चीज नेग्लिजिबल कोई भी चीज नेग्लिजिबल या नॉन नेग्लिजिबल कब होता है? कंपैरिजन में। एक बहुत कहानी सुनाता हूं। एक बार एक आदमी जो था वो एक प्रख्यात फिलोसफर्स के पास गया। फिलोसफी आजकल पढ़ रहे तो फिलोसफर्स के काम है, तो वो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, ठीक है। तो फिलोसफर ने उससे पूछा कि बताओ तुम कितना पढ़े हो? फिलोसफर हम आई एम बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर, है ना, फिजिक्स प्रोफेसर। तो बड़ा खुश हुआ फिलोसफर, बोला अच्छा एक बात बताओ, बोला इंफिनिटी और जीरो में क्या फर्क है? बोला इंफिनिटी और जीरो में क्या फर्क है? तो
तो बोला कि इंफिनिटी मतलब वेरी लार्ज, जीरो मतलब कुछ भी नहीं। तो बोला कि कैन यू से कि इंफिनिटी और जीरो बराबर है? आप लोग कह सकते क्या इंफिनिटी और जीरो बराबर है? बराबर कैसे हुआ जीरो और इंफिनिटी? जीरो जान रहे हैं, इंफिनिटी नहीं जान रहे। जैसे अगर पूरे यूनिवर्स के कंपैरिजन में अर्थ जो है वो जीरो हुआ, लेकिन अर्थ का कोई छोटा सा पार्टिकल के कंपैरिजन में वो इंफिनिटी हो जाएगा, तो वो दोनों सेम है। तो आदमी कहा कि नहीं इंफिनिटी तो बहुत लार्ज है, जीरो बहुत छोटा है। फिर फिलोसफर ने कहा कि नहीं, जीरो और इंफिनिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इट डिपेंड्स ऑन कंपैरिजन। जैसे उसने कहा कि अगर अर्थ को आप इमेजिन करें तो इस पूरे ब्रह्मांड के रिस्पेक्ट में अर्थ इज नेग्लिजिबल, जीरो है ना। जीरो मतलब समथिंग व्हिच इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, तो अर्थ क्या है? इंटायर अर्थ सोचो इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू दिस यूनिवर्स। वो पीके बोलते ना, इस ब्रह्मांड में छोटा सा गोला का तुम छोटा सा प्राणी, है ना, छोटा सा गोला है, नेग्लिजिबल। But the same earth is infinity in comparison to this pen, this marker, और us, है ना। तो infinity और जीरो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। Similarly, ये जो हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होगा वो नेग्लिजिबल होगा इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ गैस। ऐसा तभी होता है जब कंटेनर का साइज रियली बड़ा हो। अगर कंटेनर का साइज भी छोटा हो गया तो इस पोस्टुलेट में खामी आ जाएगा। ये खामी क्या होता है? उसको वॉल्यूम करेक्शन कहते हैं। बंदे से आपको इसमें सिखाएंगे। फोर्थ पॉइंट, तो वो पोस्टुलेट के नीचे वाला डायग्राम बना लो, लिखो, और यहां क्या लिख लो कि दिस एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज वेरी वेरी लेस देन वॉल्यूम ऑफ गैस, इज वेरी वेरी लेस देन वॉल्यूम ऑफ गैस। फोर्थ पोस्टुलेट लिखिए। हाँ लिखिए फोर्थ पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट लिखिए कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो ऐसा कहा गया कि जो आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। देयर इज, देखिए, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, there is no force of attraction between gas molecules. There is no force of attraction between the gas molecules. और ये इस पोस्टुलेट का बवंडर था, ये इस पोस्टुलेट का ब्लंडर, बहुत खतरनाक मिस्टेक। समझिए, there is a difference between no and negligible. अगर इस पोस्टुलेट में लिखा रहता कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो चलता, ये बात सही होता, लेकिन क्या लिखा हुआ है? देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। और कैसे गैस मॉलिक्यूल्स? आइडियल गैस। वी आर डिस्कसिंग अबाउट आइडियल गैस। इसमें क्या फर्क है समझिए। मान लीजिए एक मैं हूं और एक ये आकाश। लेट्स सपोज आकाश और हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, कभी सुने ही नहीं एक दूसरे के बारे में, कोई रिश्ता देता आता नहीं, ठीक। अब एक दिन हम और आकाश पास आ गए, ये बाइक से आ रहा था, हम भी बाइक से आ रहे थे और एकदम कोलिजन हो गया जस्ट बगल में, बिल्कुल पास आ गए। तो क्या हम दोनों के बीच कोई रिश्ता डेवलप हो जाएगा अपने आप? कोलिजन हुआ नहीं, मतलब ऐसा कोलिजन हो जाता तब तो रिश्ता डेवलप हो जाएगा, मार धार का रिश्ता वो नहीं, कोलिजन नहीं हुआ, बगल से गुजरे, एकदम पास से गुजरे, क्या रिश्ता डेवलप हो जाएगा? लेकिन अब दूसरा इमेजिन करो कि आकाश हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं लेकिन बहुत दूर रहता है। आकाश ब्रह्मांड के दूसरे कोने में रहता है और हम दूसरे कोने में, लेकिन एक दिन हम दोनों पास से गुजरे,
और जानते हैं दोनों एक दूसरे को, तो तुरंत बोलेंगे हाय आकाश, वो भी कहेगा हाय सर। रिश्ता हुआ कि नहीं हुआ? यही डिफरेंस है। गैस मॉलिक्यूल्स पहले बहुत दूर था, तो भले नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जैसे जैसे पास आएंगे तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो बढ़ेगा क्योंकि डिस्टेंस घट रहा है, इसलिए अट्रैक्शन फोर्स, और नजदीक आते आते एक समय ये फोर्स बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट का हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई द गैसेस बिकम्स लिक्विड, द गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। बट अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट, if there was no force, so it doesn't not matter कितना भी उसको क्लोज लेते आइए, कितना भी कंप्रेस कर दीजिए, no force will be present, वो फोर्स बढ़ेगा ही नहीं। इट मींस उसको कंप्रेस करते जाइए, मॉलिक्यूल्स पास आते जाएंगे, at any point the ideal gases cannot be liquefied, but this does not happen. There is no gas in universe which cannot be liquefied, and this is the blunder in this postulate. ये दिक्कत है इस postulate। समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? पैचिंग करके लिखिए उसी में। This means ideal gases cannot be liquefied. This means ideal gases cannot be liquefied. This means ideal gases cannot be liquefied because even with decrement in intermolecular distance, comma, there will be no change in the force, in the no force, according to this postulate. कहां से शुरू किया सेंटेंस बोलो? This means ideal gases cannot be कोई एक बोलो, पल्लवी बोलो प्लीज। This means ideal gas cannot be liquefied because even with decrement in intermolecular distance, there will be no change in the force according to this postulate. ठीक है, there will be no change in intermolecular जो भी full stop. However, comma, in real situations, comma, all gases, ब्रैकेट में real gases, all gases ब्रैकेट में real gases, ब्रैकेट क्लोज, can be easily liquefied, clear? तो आपके पैकेज में एक सवाल है, why ideal gases cannot be liquefied? What is the reason? Since there is no force of attraction between the molecules of an ideal gas, hence even after compression the force remains zero, and so ideal gases cannot be liquefied. But this does not happen in the real situation. Why? Because there is force of attraction between gas molecules, however it is negligible. But on compression the molecules come closer to each other, and because of this the intermolecular force of attraction increases, and when it becomes significantly high and the molecules come a significant amount of closeness, then the gas molecules gets converted into liquid, and hence all real gases can be liquefied. कोई ideal gas को liquefy नहीं कर सकते, लेकिन real gas को liquefy। The last postulate for today, एक postulate और बच जाएगा, वो हम अगली क्लास में करेंगे। Fifth postulate, the gas molecules obey Newton's law of motion. 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 Newton's law एक यूनिवर्सल लॉ है जो कि एटॉमिक लेवल, न्यूक्लियर लेवल और बहुत बड़े बड़े लेवल पे भी
इवन विद प्लैनेट्स भी वैलिड होता है, ठीक है। तो गैस मॉलिक्यूल्स भी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को ओबे करते हैं। ये 5 पोस्टुलेट, छठे पोस्टुलेट के साथ हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। छठे पोस्टुलेट का खाली हेडिंग डाल लीजिए, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, मीन MEAN, मीन एवरेज वाला, फ्री पाथ PATH पाथ, ठीक है। तो अगली क्लास में यहीं से मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।